हेलो एवरीवन। हेलो सर, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स विद स्वराज फिनप्रो। सबसे पहले मैं आपकी जर्नी से स्टार्ट करना चाहूँगा कि व्हाट इज योर विजन विद स्वराज फिनप्रो एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर इन्वेस्टर्स इन द अपकमिंग ईयर्स। माय डियर फ्रेंड, स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड जब हमने ये कंपनी स्टार्ट करी थी तो हमारा विजन था कि बहुत सारे क्लाइंट मासेस को हम लोग सर्व कर सकें। एक्चुअली द इन्वेस्टर्स आर वेरी अंडर सर्व्ड। उनको जो भी अभी तक सर्विसेज मिलती हैं तो किसी पर्टिकुलर एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में वो इन्वेस्टमेंट कराते हैं लोग बात। और मेरा सपना है कि ना सिर्फ एक प्रोडक्ट, जैसे म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ना सिर्फ म्यूचुअल फंड बल्कि म्यूचुअल फंड के अलावा भी इतने सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैक्सिमम ऑप्शंस उसको इन्वेस्टर को एक ही जगह पे अवेलेबल हो सके, ये हमारा विजन है। बिल्कुल सर, ग्रेट विजन है आपका इन्वेस्टर्स को लेके। और इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्वराज फिनप्रो में जो आपकी जर्नी रही है स्टार्टिंग से, कैसे आपने स्टार्ट करा, वो एक बार आप व्यूअर्स को बताएं। श्योर। आई एम प्राउड टू से कि मैंने सन 2004 में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी चालू करी थी एंड आई स्टार्टेड विद सिंगल पर्सन। मैं खुद लोगों के पास में जाता था और लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में अवेयर करता था। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारे पास में टीम जुड़ती गई और कारवां हमारा बढ़ता गया। जब स्टार्ट मैंने किया था तब मैंने सबसे पहले जिस क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट कराया था वो सिर्फ 500 रुपए की SIP थी एंड आई प्राउड टू से कि वो क्लाइंट आज भी हमारे साथ में है। ना सिर्फ वो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बल्कि उनकी 3 जनरेशंस भी हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। थ्रू आउट द मार्केट टाइमिंग्स देखें, 2004 से लेके मार्केट अप्स एंड डाउन्स लगातार चल रहे थे और स्टार्टिंग में मेरा भी उतना नॉलेज नहीं था और कॉन्फिडेंस नहीं था, बट जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होता चला गया मेरी अपनी काम करने की तरीके भी इवॉल्व होते चले गए। 2013 में हमने अपने बिजनेस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रूप दिया, दैट इज स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड। और आज की तारीख में स्वराज फिनप्रो 5000 से ज्यादा क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका है। टुडे वी आर मैनेजिंग मोर देन 200 करोड़ रुपीस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। आज 350 से ज्यादा पिन कोड एरियाज में हमारे क्लाइंट्स उपलब्ध हैं। सो दिस इज अवर ग्लोरियस हिस्ट्री एंड पिछले 20 सालों में हम लोगों ने बहुत सारे क्लाइंट्स को हैंड होल्डिंग करके उनके गोल्स को अचीव करने में उनको हेल्प करी। सो मुझे बड़ा खुशी होती है जब मेरे क्लाइंट्स मुझसे बोलते हैं आके कि जैन साहब, आपके कारण से मेरा हॉस्पिटल बनाने का सपना पूरा हुआ, या आपकी वजह से मैं अपने बेटे को फॉरेन में पढ़ने भेज पाया। एंड व्हाट आई से कि सर, ये एक्चुअली आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने किया, लेकिन एक्चुअली यदि आप डिसीजन नहीं लेते तो शायद ये चीज पॉसिबल नहीं थी। सो क्रेडिट गोज टू यू ओनली। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज भी कंफ्यूज्ड हैं इंडिया में कि SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो आप एक आसान सी भाषा में SIP क्या होता है वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए व्यूअर्स को। SIP क्या होता है उससे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड बेसिकली इन्वेस्टमेंट का एक व्हीकल है जिसमें आपके पैसे को प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं और आपको इन्फ्लेशन मीट करते हुए या इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपको रिटर्न्स देने की कोशिश करते हैं। सबसे अच्छी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। म्यूचुअल फंड इतना अच्छा व्हीकल है जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड है। हम देख रहे हैं कि लगातार म्यूचुअल फंड में लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जा रहा है, लगातार लोगों का रुझान म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ रहा है। देयर आर अराउंड 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज टुडे और उन कंपनीज में आपके पैसे को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं। ये फंड मैनेजर्स आपके पैसे को सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पे इसको प्रॉपर मैनेज करते हैं, कब उनको सेल करना, कब खरीदना, वो डिसाइड करके और आपके पैसे को ग्रो करने की में हेल्प करते हैं। और SIP म्यूचुअल फंड में रेगुलर इंटरवल्स पे इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। जब आप मंथली पैसा कमा रहे होते हैं, मंथली पैसा बचा रहे होते हैं,
तो क्यों ना उसको मंथली बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट किया जाए। ये वैसा ही है जैसे आप आरडी करते हो। तो अब म्यूचुअल फंड में जब आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्यूचर में लंबे समय में इसका जो बेनिफिट है वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं उनसे कई गुना ज्यादा आपको मिल पाता है। ओके सर, वंडरफुल आंसर। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, एक एलाबोरेट आप कीजिए उस चीज को। श्योर मेरे को मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड को एक दूसरे एग्जांपल से मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि 5,000 रुपए का गोल्ड, हार्ड गोल्ड हर महीने आप खरीदें तो क्या होगा। सपोज इस महीने में 80,000 रुपए सोने का भाव है तो 5,000 रुपए से एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको मिल जाएगा। मगर अगले महीने में सोने का भाव 80,000 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यदि कम हुआ तो आपको थोड़ा सा ज्यादा सोना खरीदने में आ जाएगा, और यदि भाव बढ़ गया तो आप थोड़ा सा कम सोना खरीद पाएंगे, राइट। और उसके अगले महीने में भी ऐसा ही होगा, या तो कम होगा या ऊपर होगा उस पिछले महीने के भाव से। तो आप देखेंगे लंबे समय में आपके पास में सोने की जो परचेज प्राइस है वो एवरेज हो गई, और सोने का वेट के हिसाब से आप खरीद रहे हो वो कंपैरेटिवली आप ज्यादा खरीद पा रहे हैं, क्योंकि आपने लोअर प्राइसेस में भी सोना खरीदा होगा, राइट। एंड जिस दिन आप सोना बेचने जाओगे उस दिन उसकी जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपको जितना भी सोना आपने इकट्ठा किया वो आप पूरा एक साथ बेच सकते हैं। सो द सेम प्रिंसिपल वर्क्स विद एसआईपी। एसआईपी में म्यूचुअल फंड कंपनी आपको हर महीने के जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके अगेंस्ट में कुछ यूनिट्स अलॉट करती है। उन यूनिट्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उसको बोला जाता है NAV, नेट एसेट वैल्यू। तो ये जो नेट एसेट वैल्यू है ये कालांतर में समय के अनुसार घटते बढ़ती चली जाती है। और जैसे आप सोना हर महीने इकट्ठा कर रहे थे वैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स भी हर महीने बेसिस पे आप इकट्ठा करते चले जाते हैं, और लंबे समय में जितनी ज्यादा यूनिट्स उतना ज्यादा आपका फायदा। So I hope I am able to give you this relevant answer. Thank you. वंडरफुल आंसर सर। सो अब ये जानना चाहूंगा कि सर एक म्यूचुअल फंड में जब भी हम ऐड वगैरह देखते हैं म्यूचुअल फंड्स है ही है, तो एक डिस्क्लेमर जरूर आता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। परफेक्ट। तो सर इसको देख के बड़ा डर लगता है, सुनकर ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड सेफ है कि नहीं, इसके बारे में आप एक बार बताइए। बहुत बढ़िया। ये आप आज जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना ये आम पब्लिक के मन के प्रश्न हैं। ये जो डिस्क्लेमर दिया जाता है ना, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ये आपको अवेयर करता है कि बिना सोचे समझे आप इन्वेस्ट ना करें। अब बिना सोचे समझे ना करें तो फिर कैसे करें। मेरा एक सजेशन है, सबसे पहला काम किसी अच्छे गाइड के साथ में गाइडेंस लेके इन्वेस्टमेंट करें, किसी एडवाइजर की सहायता लें ताकि आपको सही स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेल्प मिल सके। म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, आपका फंड मैनेजर कुछ ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, ट्रेडेबल सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड्स हो गए या शेयर्स हो गए, ये वो सिक्योरिटीज है जिनको खरीदा बेचा जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आप सोना भी खरीदते हो बेचते हो, तो अल्टीमेटली सोने का भाव भी तो ऊपर नीचे जाता है। तो उसके लिए भी एक्चुअली डिस्क्लेमर लगना चाहिए कि सोना खरीदना और बेचना इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। एंड जहां भी कोई चीज मार्केट में खरीदी या बेची जा रही है तो वहां पे एक इनहेरेंट रिस्क होती है। और ये जो कैप्शन लगाया गया ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, वो आपको अवेयर करता है कि आप उसकी रिस्क को समझ के ही इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड में बेसिकली कई तरह की स्कीम्स होती हैं, राइट। एक दिन के लिए भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, तो 50 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। बहुत क्लियर ये बात समझने की है। सपोज आपके पास में 1 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप गलती से ऐसा इन्वेस्टमेंट ना कर दें जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया है मगर आप उसको गलती से 1 साल के लिए परचेज कर लें। सो देयर इज चांसेस कि वो आपका इन्वेस्टमेंट डाउन जा सकता है। यदि आप प्रॉपर प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, एडवाइजर की एडवाइस से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर ये जो क्लॉज है ना, सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ये आपका बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है
और जितना लंबा समय आप इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे आपकी रिस्क लगभग निगेट होती चली जाती है। सर जो आप इनसाइट्स दे रहे हैं मतलब काफी मजा आ रहा है और काफी कुछ सीखने को नया मिलेगा व्यूअर्स को और मुझे भी। तो आपने जैसे बताया कि आप म्यूचुअल फंड्स में एडवाइजर्स के साथ ही गाइड लें और उनके साथ ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि आपको डायरेक्ट में ज्यादा बेनिफिट है बल्कि रेगुलर से ज्यादा। तो आप एक बार इस पे बताइए। बिल्कुल, एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने रखा है सामने कि आज की तारीख में इन्वेस्टर के पास में दो चॉइसेस हैं। एक तो जैसे मेडिसिन की दुकान पे जाके वो काउंटर पे जाके कोई दवाई ले लेता है, वो ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक वैसा ही जैसे आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। सेकंड ऑप्शन आपके पास में है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं और फिर उसके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाई लें। तो आपको क्या लगता है आपके ठीक होने के चांसेस कहां पे ज्यादा हैं? आप ओटीसी जाके ओवर द काउंटर मेडिकल की स्टॉप में जाके दवाई ले लें या किसी डॉक्टर की सलाह से लें? बहुत सिंपल सी बात है, राइट। तो जब आप डॉक्टर को बाईपास करके सीधे दवाई की दुकान से लेते हो तो आप डॉक्टर की फीस बचा पाते हो। मगर मुझे ये बताएं कि वो 400, 500, 1000 रुपए की फीस बचाने के साथ में कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाइयों का खर्चा आपका लगातार बढ़ता चला जाए। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन इंडस्ट्री राइट नाउ। मैं देख रहा हूं, मैंने 2020 में एक चीज बड़ी अनुभव करी। मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो उस समय पे 2020 के डिप में त्राही त्राही करने लगे थे कि अरे मार्केट डाउन हो गया, मेरा पैसा निकाल दो, अरे मैं एसआईपी नहीं कंटिन्यू करूंगा। मैंने एक एनालिसिस देखा, एक स्टैटिस्टिक्स देखा कि मेरे थ्रू जितने भी क्लाइंट्स थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 99% लोगों ने अपना पैसा रिटेन किया। वही जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे वो उन्होंने करीब करीब 80-90% लोगों ने अपनी एसआईपी स्टॉप कर दी। रिजल्ट क्या रहा? मेरे थ्रू जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, यानी कि रेगुलर प्लान्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनको एक हैंड होल्डिंग मिली, उनको गाइडेंस मिला एंड आज की तारीख में उनका पैसा जो है 2020 से लेके अभी तक में 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना पैसा बन गया। लेकिन डायरेक्ट वालों का पैसा नहीं बन पाया क्योंकि उन्होंने अनटाइमली उसको ब्रेक कर दिया। द सेम इज द केस हैपनिंग टुडे। अगेन हम मार्केट के पीक से काफी नीचे आए और इस समय भी वही घबराहट, वही एंजाइटी लोगों के बीच में हम देख रहे हैं। और अभी कल ही एक स्टैटिस्टिक्स में देख रहा था, करीब करीब 79% इन्वेस्टर्स ने एसआईपीज स्टॉप कर दी, जबकि मेरे यहाँ पे आज तक में अभी भी एक भी व्यक्ति नहीं आया जो कहता है कि मुझे एसआईपी स्टॉप कर दो। दिस इज व्हाट हैपनिंग टुडे। सो चॉइस कम्स टू यू। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। If you are a seasoned investor, if you know how to control your emotions, you can save on some cost. मगर एक्चुअली जो DIY होता है ना, डू इट योरसेल्फ, कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल होता है। और एक अच्छे एडवाइजर, अच्छे गाइड के साथ में आप चलिए, वो कहीं ना कहीं आपको एक अल्फा क्रिएट करने में हेल्प करता है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। 2020 में बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे थे जो अलग अलग तरह की स्कीम्स में इन्वेस्टेड थे, कुछ बैलेंस फंड में, कुछ डेट फंड्स में। मगर जब वो मार्केट डाउन आया तो हमने उनको आगे बढ़ के कुछ ऐसे इक्विटी कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट कराया जहां से कि अब उनका पैसा 2 गुना 3 गुना बन चुका है। बट जो डू इट योरसेल्फ वाले क्लाइंट्स हैं उनका क्या हुआ? पैसा निकाल के बैठ गए और आज भी वो मार्केट के सही मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं, पैसा रख के सेविंग अकाउंट में रख के। So you can find out the difference. ओके सर, ओके, वंडरफुल आंसर। सो अब मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे नेक्स्ट ईयर आ रहा है और मान लीजिए कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट मतलब बिगिनर्स एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टिंग की, तो ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड से आप स्टार्ट करेंगे ताकि आप आगे वेल्थ ग्रो कर पाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2025 इज ऑन द वर्च, राइट। हम लोग इस समय पे भरमार हो गई है YouTube में ये बताने वालों की 2025 में कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। मैं आपसे पूछता हूँ, आप यंग हो, आपके फ्यूचर के गोल्स क्या हैं? क्या आप आज जो पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे सिर्फ 2025 के लिए करोगे? नहीं, नहीं,
राइट। तो ये पैसा आप यहाँ से कितने साल बाद में यूटिलाइज करना चाहोगे, जिस किसी कोई गोल होगा आपका जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे। सो हैव यू एवर डिसाइडेड योर गोल? यस सर, जैसे रिटायरमेंट का गोल है, हाँ, आगे अपने घर खरीदना है, कार खरीदना है, बच्चों की एजुकेशन, मैरिज वगैरह। परफेक्ट है ना। तो अब देखो, फिर आप मुझसे ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि मैं 2025 के लिए कोई बहुत अच्छा फंड बताऊं? Am I right? Why not we should go for a long distant goals। हम पहले गोल डिसाइड करें, गोल डिसाइड करने के बाद में उसके अनुसार हम एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी बनाए। जैसे हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाई होती है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि सेरिडॉन आपने खा लिया और आपके सारे दर्द ठीक हो जाए, नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही आपके हर फाइनेंशियल गोल के लिए भी अलग अलग सेट ऑफ स्कीम्स चूज की जाना चाहिए। यानी हर दुश्मन के लिए एक गोली, राइट। तो हर दुश्मन के लिए एक गोली से मेरा मतलब यह है कि हर गोल के लिए अलग अलग प्लानिंग, अलग अलग इन्वेस्टमेंट। ये तो सर एक बढ़िया सी गाइड हो गई हमारे लिए कि गोल, पहले अपने गोल्स आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स चूज करना है। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट कर दें या फिर म्यूचुअल फंड्स की ओर जाएं। बहुत सारे ऑप्शंस तो हर समय हर जगह पे अवेलेबल हैं। आपको मालूम होगा कि म्यूचुअल फंड कंपनी हर महीने अपनी स्कीम का पोर्टफोलियो डिक्लेयर करते हैं, बाकायदा पब्लिश करते हैं, राइट। तो मेरे एक क्लाइंट मेरे से बोलते हैं कि यार जैन साहब, मैं म्यूचुअल फंड कंपनी को क्यों दूं पैसा, मैं तो उसके फैक्ट शीट में से देख लूंगा कि ये स्टॉक्स उन्होंने परचेज किए हैं, मैं उन्हीं को कॉपी करके रख लूंगा। यस, इट वाज अ गुड आइडिया। बट मैंने कहा एक काम करो सर, आप ये जो फैक्ट शीट है ना, अभी तुरंत डिसीजन मत लो, अभी 4 महीने लगातार पहले वॉच करो कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड ही फाउंड कि कुछ स्टॉक्स उन्होंने सेल कर दिए, कुछ स्टॉक्स और एडिशन कर दिए, कुछ नए स्टॉक्स ले लिए। 4 महीने बाद में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर अब क्या डिसीजन कर रहे हैं आप? ही सेड नो, ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरे को तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो मेरा फंड मैनेजर कर रहा है, मैं उसके साथ जाऊंगा। आई वॉन्ट गो फॉर डायरेक्ट स्टॉक्स। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट की कंडीशंस लगातार चेंज होती हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो हैं, तो उनको जो एनालिसिस करने की कुवत है वो किस में है? प्रोफेशनल्स में है। कौन सा स्टॉक कितने लंबे समय के लिए होल्ड करना, कौन सा स्टॉक अगले महीने में ही बेच देना, ये पूरा रिसर्च और एनालिसिस का विषय है। माय टेक इज कि यदि आप प्रोफेशनली मैनेज अपने पैसे को नहीं कर सकते, सो डोंट गो फॉर डायरेक्ट स्टॉक्स, ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ सम फंड मैनेजर्स एंड योर एडवाइजर। अब मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि म्यूचुअल फंड्स में 2 तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है, SIP वर्सेस लमसम, तो कौन सा बेटर है? मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को एक ही बात बोलता हूँ, लमसम और SIP, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं। यदि आज आपके पास में लमसम पैसा है और टाइम होराइजन लंबा है, तो डोंट गो फॉर SIP, राइट। आप लमसम पैसा डालिए, भूल जाइए, लंबे समय में आपका पैसा वैसे ही मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, यदि आप मंथली बेसिस पे पैसा कमाते हैं, मंथली बेसिस पे सेविंग करते हैं, सो व्हाई नॉट मंथली बेसिस पे ही आप इन्वेस्ट करें, राइट। सो SIP इज नथिंग बट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम लोग इसको बोलते हैं सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान। व्हाई? बिकॉज कि जब आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो आपको यूनिट्स की जो प्राइस है, NAV है ना, उसकी एवरेजिंग का मौका मिलता है। कम NAV पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा NAV पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आपने कम पे इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, और जो ज्यादा पे किया तो आपका और आगे चल के जो वैल्यूज है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, लमसम और SIP। मैं तो अब आगे बढ़ के ये भी बोलता हूं कि लमसम भी करें और उसी फंड में SIP भी करें। कैसा रहेगा? सुना है ना। इससे क्या फायदा होगा कि आपने लमसम में तो यूनिट्स परचेज कर ही लिए। सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, स्कीम का नाम मैं अभी नहीं लूंगा। 1995 में एक
बहुत बढ़िया मिड कैप कैटेगरी का फंड लॉन्च हुआ। उस समय पे एक यूनिट का रेट था 10 रुपया पर यूनिट, राइट। कैन यू इमेजिन कि आज उस एक यूनिट का रेट उस स्कीम का मिड कैप कैटेगरी का अब क्या हो गया होगा? एनी गेस? 100-200। 100-200? यस। मैं जब भी बात करता हूँ ना, लोग इससे ज्यादा बात ही नहीं करते। यू विल वंडर, उसकी एनएवी आज की तारीख में 4000 के लगभग है, यानी कि 400 गुना पैसा मल्टीप्लाई हुआ इन अ स्पान ऑफ 1995। 29 साल हो गए, ठीक है। अब 29 साल में यदि किसी ने लमसम पैसा 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो 4 करोड़ रुपया उसका बन चुका। दिस इज द पावर ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट, राइट। अब उसी स्कीम में किसी व्यक्ति ने एसआईपी करी होती तो एसआईपी के रिटर्न्स भी वंडरफुल रिटर्न्स है। मतलब जो लमसम इन्वेस्टमेंट था उसके जो कंपाउंडिंग रिटर्न्स आप कैलकुलेट करेंगे, दैट कम्स टू बी अराउंड 22-23% पर ईयर कंपाउंडिंग। और जब एसआईपी आपने करी तो करीब करीब 25-26% पर ईयर कंपाउंडिंग का रिटर्न बनता है। उसको बोलते हैं CAGR, कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट। यदि लमसम पैसा है तो प्लान करके लमसम डालिए, और यदि एसआईपी है तो प्लान करके उसको लंबे समय के लिए एसआईपी प्लान करके इन्वेस्टमेंट करें।